Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And today we will discuss about the effect of temperature on plants. कि temperature का क्या effect है. So temperature affect many activities in plant. So today we will discuss one by one this activity, but we should know the different type of temperature जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट को. तो देखिए हम उसको 3-4 कैटेगरी में इन टेम्परेचर को बांट सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैक्सिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां प्लांट मैक्सिमम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता हो, वो लिमिट अपर लिमिट टेम्परेचर की जहां टॉलरेट करेगा और उसके बाद सीवियर लॉस स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो टेम्परेचर की जो टॉलरेंस लिमिट है हर प्लांट्स के लिए अलग अलग रहती है. सिमिलरली अनदर टाइप इज़ मिनिमम टेम्परेचर. सो दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर जहाँ प्लांट लो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता हो और उससे नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ सीवियर लॉस होते हैं. तो ये दो तरह के टेम्परेचर हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर. एंड थर्ड कैटेगरी इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है. तो जहाँ में जो ड्राई मैटर प्रोडक्शन होगा या जो फोटोसिंथेसिस होंगी या जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे वो सबसे ज़्यादा रेट में होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है इस टेम्परेचर पे आती है. तो ये 3 टेम्परेचर हुए, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ये इन 3 टेम्परेचर को हम कार्डिनल टेम्परेचर भी कहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट हैं. तो ये लेकिन जो तीनों टेम्परेचर हैं हर क्रॉप के लिए अलग अलग रहते हैं. अगर वार्म सीज़न क्रॉप है जिसको हम खरीफ में बोते हैं उसके लिए मैक्सिमम और ये मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा होती है. सिमिलरली जो कूल सीज़न क्रॉप हैं या टेम्परेट क्रॉप्स हैं जिसको हम रबी सीज़न में ग्रो करते हैं, मतलब हम जिसकी सोइंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं, उनके लिए टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट कम होती है. एक अनदर टेम्परेचर होता है बेस टेम्परेचर. तो जो बेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहां प्लांट की ग्रोथ सीज हो जाती है, ना तो उसमें ग्रोथ में रिडक्शन होगा ना उस ग्रोथ में कोई इम्प्रूवमेंट होगा. तो यहाँ ग्रोथ सीज हो जाती है, इसको बोलते हैं बेस टेम्परेचर. तो जनरली जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं या हम जिसको खरीफ सीज़न में बोते हैं उसके लिए जो बेस टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. फॉर एग्जांपल मेज है, पर्ल मिलेट है, सोरगम है, राइस है, इसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. और जो रबी सीज़न क्रॉप है जिसको हम विंटर सीज़न में ग्रो करते हैं उसके लिए बेस टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 4.5 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड. फॉर एग्जाम्पल वीट है या बार्ले है, इसके लिए बेस टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो ये हमने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है और बेस टेम्परेचर क्या है. तो अलग अलग टेम्परेचर हैं और इनके क्रॉप भी जो है टेम्परेचर को अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है. लेकिन जो ओवरऑल इम्पैक्ट है किसी भी क्रॉप पे वो उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी एनाटॉमी को, बहुत सारे प्रोसेस को अफेक्ट करती है. तो इसी इफ़ेक्ट्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इफ़ेक्ट होते हैं, टेम्परेचर कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर रही है. तो देखिए कोई भी लिविंग चीज़ है, चाहे प्लांट्स है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, इंसेक्ट है, कोई भी है, उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो जो बॉडी हमारी बॉडी है उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. जो केमिकल रिएक्शन है वो लिविंग बॉडी में हो रहे हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम मीडिएट होते हैं, एंजाइम्स के थ्रू होता है. तो जो टेम्परेचर है इन बायोकेमिकल रिएक्शन को लार्जली अफेक्ट करता है. तो जो टेम्परेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेशन में है. तो अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छे होंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी. और चूँकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम से हो रहे हैं और एंजाइम जो वर्क करते हैं वर्क एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, तो एंजाइम के रिएक्शन करने का भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम टर्न ओवर मिलता है या मैक्सिमम आउटपुट मिलता है. तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये अफेक्ट हो रहे हैं टेम्परेचर से. तो एक अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट देखें, टेम्परेचर के साथ ये बायोकेमिकल रिएक्शन रेट बढ़ता है एक लिमिट में. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा. उसका टेम्परेचर बढ़ाने से फिर उसमें नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा या उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो एक लिमिट जो होती है टेम्परेचर बढ़ाने की, जनरली 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम चलते हैं या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. तो जो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है उसको हम Q10 या क्वोशेंट 10 कहते हैं. तो जनरली एग्जामिनेशन पूछा जाता है Q10
जो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए कितना होता है, ये जनरली 2 to 3 होता है, मतलब डबल से ट्रिपल होता है। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएं तो बायोकेमिकल रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाएगा। उसी तरह से हम 20 से 30 पे जाएं फिर डबल और ट्रिपल हो जाएगा। तो Q10 की वैल्यू 2 to 3 होती है, डबल और ट्रिपल। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक होती है उसका। जैसे हम 40 से ऊपर बढ़ेंगे प्लांट के केस में तो ये रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये Q10 बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट कर रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस बढ़ेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन होंगे और उसकी फिजियोलॉजी में पूरे प्लांट की चेंज आएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का बायोकेमिकल रिएक्शंस पे। दूसरा जो हम टेम्परेचर का इफेक्ट देते हैं प्लांट में, वो जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है फोटोसिंथेसिस पे। तो टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम है तो डेफिनेटली मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है या मिनिमम जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन स्टार्ट होता है। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे अफेक्ट होता है? तो देखिए, जो फोटोसिंथेसिस जो अफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर के थ्रू, वो कई प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। उसको मैं आपको यहाँ बताता हूँ कौन कौन से प्रोसेस हैं। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होगा और एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उसमें प्लांट वाटर स्टेटस कम होगा और इस वाटर लॉस को चेक करने के लिए स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होंगे तो उसमें CO2 की एंट्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 है। तो CO2 का जब एंट्री नहीं होगी, स्टोमेटा बंद हो गए, तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे। सेकेंडली क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो CO2 एंट्री कर रही है स्टोमेटा के थ्रू, तो स्टोमेटल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, मेसोफिल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। उस कारण से भी CO2 की एंट्री क्या होती है, कम होती है और फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा मैंने बताया कि एंजाइम्स जो वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। तो अब ये देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एंजाइम जो है काम करना बंद कर देंगे या इनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, या हम कह सकते हैं इनका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इनएक्टिव हो जाएंगे। तो जैसे ही एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। दूसरा, जो क्लोरोफिल है या जो क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना है, इसकी मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं और उससे हाई टेम्परेचर पे जब ये डिसइंटीग्रेशन होगा, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनते हैं। और जब स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये अनदर रीजन है इसका कि फोटोसिंथेसिस कैसे कम हो रहा है। तीसरा क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जा रहा है, तो जो फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है, जिन पार्ट्स में से लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो जो ग्रीन पार्ट है तो लीफ का प्रोडक्शन कम होता है और लीफ का साइज कम हो जाता है। जो ओवरऑल फोटोसिंथेसाइजिंग एरिया है, जो प्लांट का जो टोटल स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा, छोटे रह जाएंगे, प्लांट छोटे रह जाएंगे, लीव्स छोटी रहेंगी, बहुत कम लीव्स निकलेंगी। तो इनके अंदर भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। तो ये एक अनदर इम्पैक्ट है टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे। तो जो टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को कई तरीके से कर रहा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर का, वो हार्मोनल बैलेंस पे है। देखिए, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, सब में जो वर्क हो रहा है वो हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है और हार्मोन्स का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी है। तो देखिए, प्लांट्स के केस में हम दो तरह के हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। एक प्लांट प्रमोटिंग, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, जो 3 तरह के हैं, ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। दूसरा है ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन्स, 2 हैं ये, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो जब टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है तो जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे ऑक्सिन्स का ज़्यादा होगा, जिब्रेलिन का ज़्यादा होगा, साइटोनिन का ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, सेल इलोंगेशन ज़्यादा होगा, सेल डिवीज़न ज़्यादा होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। अब जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाता है तो एब्सिसिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो ग्रोथ क्या रहती है, रुक जाती है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकता है, सेनेसेंस स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम होता है और जो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड का या इथाइलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उस कारण से प्लांट्स में मैच्योरिटी क्या आती है, जल्दी आने लगती है और डिफोल्यूशन होगा या एब्सिसिक एसिड बनने से सेनेसेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, टेम्परेचर का इम्पैक्ट किस पर आ रहा है,
हार्मोनल बैलेंस पे आ रहा है। तो किसी कंपटीशन में पूछा सकता है कि हार्मोन का प्रोडक्शन पे कैसे अफेक्ट करता है टेम्परेचर, तो ये एक प्रोसेस है। तीसरा देखिए है ड्राई मैटर प्रोडक्शन। जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके बाद उसका ट्रांसलोकेशन होता है और जो सिंपल शुगर्स का फैट में कन्वर्ट होती हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट होती हैं और ड्राई मैटर और प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये सब किसके थ्रू होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू, मिनरल के एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से हटता है, या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, परमेबिलिटी कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा है, तो ओवरऑल ड्राई मैटर प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। तो जो यील्ड मिलती है या जो हम कहें ग्रेन यील्ड है, जो भी कोई हमारी हार्वेस्ट यील्ड है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कम हो रहे हैं, उसके कई इम्पैक्ट हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों कम हो रहा है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, फिर ड्राई मैटर प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ओवरऑल यील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी तरह से देखिए डेवलपमेंट पर बहुत इम्पैक्ट है टेम्परेचर का। जो टेम्परेचर अफेक्ट करता है डेवलपमेंट प्रोसेस को, सीड जर्मिनेशन को, सीडलिंग इमर्जेंस को, लीफ प्रोडक्शन को, शूट इलंगुएशन को, फ्लावरिंग को और सीड फॉर्मेशन, सीड सेटिंग, इन सब में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक फेज से जो दूसरी फेज चेंज होती है उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का एक्यूमुलेशन या हीट यूनिट का एक्यूमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी स्टडी हम ग्रोइंग डिग्री डेज या हीट यूनिट में करते हैं। तो एक अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हीट एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा और डेवलपमेंट फेज नेक्स्ट फेज में चली जाएगी। माना लीफ प्रोडक्शन हो रहा है और ऑप्टिमम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर, तो क्या हो गया? हीट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया और जैसे ही हीट एक्यूमुलेट होती है डेवलपमेंट फेज आगे नेक्स्ट स्टेज पे चले जाती है। अभी लीफ निकल रही है और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो टिलरिंग स्टेज आ जाएगी और फिर टिलिंग स्टेज पे भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो शूट इलंगेशन नहीं होगा, फिर शूट इलंगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्पाइक बहुत छोटी रह जाएगी। तुरंत फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसमें क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ग्रेन्स बहुत कम रह जाएंगे। फिर टेम्परेचर फर्दर बढ़ जाए तो क्या होगा? ग्रेन साइज बहुत छोटा हो जाएगा और फिर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो ट्रांसलोकेशन है फोटोसिंथेसिस का बहुत रैपिडली होगा और ग्रेन साइज छोटा होने की वजह से उसमें ओवर यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डेवलपमेंट फेज तुरंत शिफ्ट कर जाती है दूसरी स्टेज पे। तो ये हीट यूनिट कंसेप्ट है जिसको आप बहुत ध्यान से समझें कि हीट यूनिट कंसेप्ट क्या है, कि जो एक फेज़ है दूसरी फेज़ में तभी कन्वर्ट होती है जब इसमें पर्टिकुलर अमाउंट की हीट एक्यूमुलेट कर जाए। अब हीट कहाँ से आएगी? हीट आएगी टेम्परेचर से। तो अगर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो हीट एक्यूमुलेशन जल्दी होगा, तो एक फेज़ के बाद दूसरी फेज़ जल्दी आ जाएगी। तो एक फेज़ जो दूसरी फेज़ में शिफ्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई, तो उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया। तो फेज़ तो जल्दी चेंज होती है लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। तो ओवरऑल जो क्रॉप ड्यूरेशन कम हो जाएगी, ग्रोथ ड्यूरेशन कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है टेम्परेचर का डेवलपमेंट फेज पे और इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ग्रोइंग डिग्री डेज या हीट यूनिट में करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वेजिटेटिव स्टेज है और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है तो क्या होगा कि तुरंत जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट आ जाएगा। अब रिप्रोडक्टिव फेज पे भी क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा? ग्रेन फिलिंग में चली जाएगी वो फेज। अब चूंकि ग्रेन फिलिंग कहाँ से होती है? जो फोटोसिंथेट्स लीव्स में है, जिसको हम सोर्स कहते हैं, वहाँ पे हैं और वो किस में ट्रांसलोकेट होते हैं? ग्रेन में, जिसको हम सिंक कहते हैं। तो फोटोसिंथेट्स सोर्स से सिंक में जाते हैं, मतलब कि लीव से किस में जाते हैं? ग्रेन में जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये फास्ट जैसी प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो फास्ट होता है लेकिन ड्यूरेशन इसकी कम हो जाती है। तो जो प्रॉपर फोटोसिंथेट्स हैं वो नहीं जा पाते, तो ग्रेन फिलिंग कम होती है। अगर रिप्रोडक्टिव फेज पे ऐसा टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमने देखा क्या है? ग्रेन फिलिंग बहुत फास्ट हो गई और प्रॉपर जो है फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट नहीं हुए। इसी तरह से अगर वेजिटेटिव फेज पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि फेज तुरंत चेंज हो जाएगी और प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, फोटोसिंथेट्स नहीं बनेंगे। तो दोनों ही स्टेज अफेक्ट होती हैं, सोर्स भी अफेक्ट होता है, सिंक भी अफेक्ट होता है, मतलब वेजिटेटिव स्टेज भी और रिप्रोडक्टिव स्टेज भी। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोसेस पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये टेम्परेचर इस तरह से जो है ओवरऑल प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो ये हमने देखा कि एक टेम्परेचर का ऑप्टिमम रेंज में होना बहुत ज़रूरी है और ये स्टेज सबके लिए अलग अलग होती है। तो अगर हम खरीफ क्रॉप्स को देखें तो खरीफ क्रॉप्स जो जून जुलाई में बोई जाती हैं वहाँ देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है इनिशियल स्टेज में, और जैसे जैसे क्रॉप मैच्योरिटी की तरफ चलती है, मतलब सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। तो जो खरीफ सीज़न क्रॉप हैं या वार्म सीज़न क्रॉप हैं उनको इनिशियल स्टेज में
ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए होता है वेजिटेटिव स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे। और जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वहाँ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होती जाती है, उनकी कम होती जाती है। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल ऑपोजिट रवि सीजन क्रॉप्स में होता है। रवि सीजन क्रॉप्स में क्या है, हम सोइंग क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं, और क्रॉप मेच्योरिटी पहले कहाँ जाती है, दिसंबर जनवरी में जाती है, फिर फरवरी मार्च तक जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में क्या आता है, एज़ कम्पेयर टू दिसंबर जनवरी टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो रवि क्रॉप्स हैं, वीट है, बार्ले है, ओट है, यहाँ जो इनिशियल स्टेज में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है। और जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाती हैं, इंटर करती है क्रॉप, तो वहाँ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ ग्रेन फिलिंग पीरियड पे अगर रवि क्रॉप्स जैसे वीट है, अगर इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें ग्रेन फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो ये एक इम्पैक्ट होता है। अलग अलग क्रॉप अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं, क्योंकि उनमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं क्रॉप्स के, वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, और जो उनकी प्रोटीन्स होती हैं वो भी अलग तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, हर प्लांट्स की प्रोटीन्स। तो ये एक टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज में है तो डेफिनेटली यील्ड अच्छी मिलेगी, यील्ड फॉर्मेशन अच्छा होगा, ग्रेन यील्ड अच्छी होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको हीट स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर लो जा रहा है तो इसको हम कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो देखिए जो स्ट्रेस है, अगर हम कहें टेम्परेचर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का मतलब या तो डेफिशिएंसी भी हो सकती है या एक्सेस भी हो सकता है। तो जनरली स्ट्रेस का मतलब हम डेफिशिएंसी से लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस दोनों ही तरह पर ही है, दोनों तरह का स्ट्रेस है, एक्सेस भी होता है, डेफिसिट भी होता है। तो इसी तरह से टेम्परेचर स्ट्रेस जो है एक्सेस भी है, जिसको हम हीट स्ट्रेस बोलते हैं। और अगर लो टेम्परेचर है तो उसे हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। अब ये कोल्ड स्ट्रेस दो तरीके से हो सकता है, चिलिंग इंजरी भी हो सकती है और फ्रीजिंग इंजरी भी हो सकती है। चिलिंग इंजरी में क्या होता है, जो टेम्परेचर लो हो जाने लगता है लेकिन उसमें आइस फॉर्मेशन ना हो। मतलब आइस फॉर्मेशन कब होगा, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर तो लो हो जाता है लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं हो पाता है। तो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मैंने भी सारी एक्टिविटी होती हैं, सारी हैम्पर्ड होती हैं, एडवर्सली अफेक्ट होती हैं। तो वो चिलिंग इंजरी है और उसमें फिर कोई यील्ड नहीं मिलती है, प्लांट सीवियरली अफेक्ट होता है। इसी तरह से टेम्परेचर फर्दर लो हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, तो उसको हम फ्रीजिंग इंजरी बोलते हैं या फ्रॉस्ट इंजरी भी कह सकते हैं। इसमें प्लांट के अंदर आइस फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर वाटर है, सेल्स में वाटर है, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सीवियर ये इंजरी है। तो अगर टेम्परेचर लो हो रहा है तो चिलिंग इंजरी है और फ्रीजिंग इंजरी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो हीट स्ट्रेस है। तो जो हम रवि सीजन क्रॉप्स होती हैं, इसमें हमें हीट स्ट्रेस देखने को मिलता है। खरीफ सीजन क्रॉप में हमें हीट स्ट्रेस इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पे अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, और वहाँ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर लो होता है। वीट के केस में क्या है, मैच्योरिटी मार्च अप्रैल में जब ये आती है और हीट वेव्स चलने लगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और ये हीट स्ट्रेस वीट पे आता है, और जो ग्रेन फिलिंग में प्रॉपर नहीं हो पाती, ग्रेन साइज छोटा रह जाता है। अगर टेम्परेचर मान लीजिए फरवरी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्पाइक लेंथ छोटी रह जाएगी, नंबर ऑफ ग्रेन्स कम आएंगे और ग्रेन साइज छोटा रह जाएगा। फिर जो सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेट, जो पार्टीशनिंग होती है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो पुअर होता है। तो ये हीट स्ट्रेस के इफेक्ट हैं कि ओवरऑल यील्ड कम होती है। तो चिलिंग इंजरी हो, चाहे फ्रॉस्ट इंजरी हो, चाहे हीट स्ट्रेस हो, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इसमें पुअर हो जाती है। तो अगर हमको ये इंजरी कम करनी है तो उसके लिए हमारे पास एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है, सोइंग टाइम को एडजस्ट करना चाहिए। जैसे वीट का केस है, हमें पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में मार्च के बाद टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और फिर फोर्स्ड मैच्योरिटी आती है, क्योंकि हीट यूनिट कंप्लीट होते ही वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में चली जाती है और तुरंत मैच्योरिटी आती है। इसको फोर्स्ड मैच्योरिटी कहते हैं। प्लांट नॉर्मल फिनोमेना को पूरा नहीं कर पाया, हीट ज़्यादा आने की वजह से उसकी डेवलपमेंट फेज चेंज हो गई। तो ये टर्मिनल हीट इफेक्ट भी हम इसको कहते हैं, जो वीट में होता है। तो इसके लिए हमें स्विंग टाइम ऐसे एडजस्ट करनी चाहिए, लेट स्विंग ना करें, टाइमली स्विंग करें। और केमिकल्स के हम स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीट स्ट्रेस को कम करने में। प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, प्रॉपर इरिगेशन करें तो हीट स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। मल्चिंग का यूज़ करें, उससे हीट स्ट्रेस कम कर सकते हैं। फ्रिक्वेंट इरिगेशन करते रहें। अगर कोल्ड हमें इंजरी को कम करना है, इसके लिए भी इरिगेशन करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन करें, टाइमली सोइंग करें, तो हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्रॉप को मैनेज कर सकते हैं। टेम्परेचर को हम कंट्रोल, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
लेकिन हम अपनी क्रॉप के सोइंग टाइम को या एग्नोमिक प्रैक्टिस से हम जो है इस जो टेम्परेचर का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये टेम्परेचर को कम करने में एग्नोमी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये अगर हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं क्रॉप की सोइंग को, या मल्चेस से या इरिगेशन से, स्प्रिंकलर से, अगर कोल्ड इंजरी ज़्यादा हो रही है तो खेत के चारों तरफ हम जो कूड़ा है या सूखी पत्तियाँ टहनियाँ उसको जला करके टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस रहती हैं जिससे हम हीट स्ट्रेस को या टेम्परेचर स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से टेम्परेचर ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।